नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम शब्द विचारों का पुनः अध्ययन कर रहे थे। शब्द विचारों के अंतर्गत हमने जो शब्दों के प्रकार थे, 3 प्रकार तो हम पढ़ चुके थे। एक तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है वो हमने रचना के आधार पर किया। रचना के आधार पर थे हमारे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, है ना। इस तरह से ही हमने नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों का हमने अध्ययन किया। और इसके पश्चात अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद का हम अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए, ये वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन हमारे पास में जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शब्द ये तो बहुत ही छोटा सा, देखने में शब्द ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी सी बात है, हम कर लेंगे। लेकिन अब ये देखिए, जैसे मान लो अभी अपन बहुत ही गहराई से, और छोटे बच्चों की इन किताबों में से मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ। ये कक्षा 8 की किताब है। अब कक्षा 8 की किताब में किस तरह से इन्होंने विस्तार पूर्वक समझा रखा है, और इसी प्रकार से यदि हम पढ़ेंगे बारीकी से छोटे रूप में, तो क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपको कह रही हूँ। कि जैसे मान लो हाई कोर्ट के अंदर जो सिलेबस है, आपकी बीएड का प्री टेस्ट जो है उसमें जो सिलेबस है ना, और आपके इधर ये पटवारी वाला जो सिलेबस है, इन सभी के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने पुराने पेपर्स में भी देखा है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो मतलब बहुत हाई लेवल का पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ पाते हैं। कि जब हमारे सिलेबस में हमको पता है कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के ग्रामर ही हमारे कोर्स में है, तो हमें उसी प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कठिन नहीं है जिनको हम नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है एकार्थक, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम, श्रुति भिन्न समानार्थक और वाक्यांश बोधक शब्द। अब देखो ये कितना, मतलब हम इस चीज़ को हम कितनी बार पढ़ते हैं। एकार्थक शब्द मतलब एक बहुत बड़ी एक लाइन दे देते हैं और उसमें से ये कह दिया जाएगा कि, है ना, देखो जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाता है कि वह बच्चा बैग लगा करके यूनिफॉर्म पहन करके जा रहा है। तो अब देखो, यूनिफॉर्म पहन करके जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि अब जब हमको क्या होगी, उसकी पहचान होगी, तो हम क्या कह देंगे, हम ये एक शब्द भी तो कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी जा रहा है। तो ये पूरी एक लाइन को हमने एक शब्द में भी कह दिया कि एक विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है ना। तो ये तो हो गया एकार्थक शब्द। और इसी तरह से एक शब्द के अनेक शब्द जो जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे पास में अनेकार्थक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हों, पर्यायवाची शब्द भी वही बात होगी। ठीक है, विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, श्रुति भिन्नार्थ समानार्थक, अब सुनने में जो समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग हों। ऐसे ही वाक्यांश बोधक शब्द, है ना। आप देखो इसको एक बार देखो, एकार्थक शब्द क्या होंगे, जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है वे क्या होते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कहे जाते हैं, जैसे कलम, पत्नी, कुर्सी, जनवरी आदि, है ना। देख, जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है। अब कलम है, अब कलम को क्या बोलोगे, अब पेन बोलते हैं। पेन अपन किस में बोलते हैं, उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने अभी आपको विदेशी शब्द पढ़ाए थे, तो विदेशी शब्द है पेन अपना, ठीक है। और कलम क्या हो गया, हिंदी शब्द है, और इसको एकार्थक शब्द में भी हम ले सकते हैं। ऐसी पत्नी है, अब पत्नी को अपन क्या बोलेंगे, पत्नी का पत्नी रहेगा, ठीक है। ऐसी कुर्सी है, ये नहीं परिवर्तित हो सकता, जनवरी परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसे अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो गुरु है, शिक्षक है ना, भारी है। गुरु का अर्थ क्या होता है, देखो शिक्षक भी होता है और भारी भी होता है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका अर्थ है, और अर्थ का अर्थ एक तो अभिप्राय भी होता है और धन भी होता है, ठीक है। अगर अपन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ धन भी होता है। ऐसे कर होता है, कर का अर्थ क्या होता है, हाथ भी होता है, चुंगी भी होता है, टैक्स भी होता है। अक्षर है, इसको हम आकाश भी बोलेंगे और वर्ण भी बोल सकते हैं ना। तो इसी तरह से पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ के समान अर्थ हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कमल है, अब देखो, अब ये समझ में आ गया, अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए। मतलब शब्द तो एक ही है, लेकिन इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कमल शब्द हैं। अब कमल का क्या हो गया, पंकज, नीरज, सरोज,
ठीक है। और शब्द क्या है, अब जैसे मान लो रात शब्द है, रात का हो जाएगा निशा, रात्रि और जननी। ऐसी गंगा है तो गंगा का भागीरथी, सुरसरी, जाह्नवी। गणेश है तो गजानन, गजमुख और विनायक शब्द। ऐसी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। कपूत का सपूत, मित्रता, शत्रुता, हानि का लाभ। ऐसी श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनको सुनने से हमें देखने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ कैसे हैं, भिन्न हैं। देखो, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु इनके जो अर्थ हैं वो कैसे हों, भिन्न हो, उन्हें श्रुति भिन्नार्थक शब्द समभिन्नार्थक अर्थ कहते हैं। अब देखो क्या है इसका, तरणी एक शब्द है ना। अब तरणी का भिन्न अर्थ क्या होगा, सूर्य। ठीक है। अब ऐसी तरणी, अब ये दो हैं एक जैसे, तरणी और तरणी। अब देखो तरणी का जो अर्थ एक तो सूर्य होता है और तरणी का अर्थ क्या होता है, नौका। ठीक है। इसी तरह से जैसे आदि और आदि का अर्थ तो प्रारंभ और आदि का अभ्यस्त मतलब समाप्त, है ना। मतलब देखो है बिल्कुल मात्रा का ही फर्क, और लेकिन देखो कितना बड़ा अंतर इन दोनों के अंतर्गत है। अब ये देखिए, प्रसाद का होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। ऐसे ही तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का मतलब होता है लहर। ऐसे ही वाक्यांश बोधक शब्द रहते हैं वो है, देखो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर आने वाले वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। ठीक है। अब ये देखो वाक्यांश बोधक पूरे को बता दिया हमने, एक लाइन में नास्तिक को बता दिया। ऐसी जो बहुत बोलता है वाचाल, ऐसी जो मधुर बोलता है मृदुभाषी, जिसमें बल न हो वह निर्बल, जिसके माता पिता न हो वह अनाथ, गांव में रहने वाला ग्रामीण। तो इस तरह से हमने वाक्यांश बोधक का मतलब ये होगा कि बहुत बड़े वाक्य के द्वारा हम एक शब्द को, जिसे हम एकार्थक शब्द भी कह सकते हैं, है ना, वे क्या होते हैं हमारे, नहीं एकार्थक शब्द इनको नहीं कहेंगे, हम इनको वाक्यांश बोधक ही कहेंगे, क्योंकि पूरे वाक्य के द्वारा एक शब्द ने ही पूरे वाक्य को संबोधित कर दिया है। अब देखो हम एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी के शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर भेद, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार का था, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। ऐसे ही रचना के आधार पर 3 प्रकार का था, कौन कौन सा था, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, है ना, योग रूढ़ और यौगिक। ऐसे ही प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के थे, एक तो विकारी था और एक अविकारी था। और अर्थ के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, एक तो एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक और सामान्य बोधक शब्द, है ना। आप देखो ये मौखिक कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने पढ़ लिया शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है, जिनके कोई अर्थ हो वे सार्थक और जिनका कोई अर्थ न हो वे निरर्थक। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, अब अर्थ के आधार पर हमने अभी पढ़ा है, अर्थ के आधार पर हमने 4 प्रकार के किए ना, एक तो वाक्यांश बोधक, एक अनेकार्थक और एक एकार्थक, और एक हमने क्या पढ़ा है, अनेकार्थक, एकार्थक, पर्यायवाची, है ना, श्रुति भिन्नार्थक। इस तरह से ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश बोधक शब्द, इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, है ना, अभी हमने पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो कौन को, अब प्रश्न ऐसा ही आएगा परीक्षा में, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, ऐसे आएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का कौन सा भेद नहीं है। तो इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमको चारों अगर आते हैं, मान लो उत्पत्ति के आधार पर हमको आते हैं तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, इस तरह से हमको मान लो ये शब्द आते हैं। और मान लो अपन को मान लो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो हमको मान लो 1 अलग दे दिया और 3 एक जैसे दे दिए, तो जो नहीं है उस पर हमको टिक करना होगा। ठीक है। ऐसे ही रचना की दृष्टि से
शब्दों के कितने भेद होते हैं? अब रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही अविकारी शब्द किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? विकारी और अविकारी 2 पढ़े ना अपन ने, और किस में पढ़े? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनका काल, समय इत्यादि से जिन पर प्रभाव पड़ करके जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी होते हैं, और जो परिवर्तन के लायक होते हैं वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसी तरह से विलोम और पर्यायवाची, विलोम तो उल्टे हो गए, पर्यायवाची उसका समानार्थक शब्द हो गया। ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यस, उत्पत्ति के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रचलित होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं वे हाँ सही है, क्योंकि संस्कृत में जो डायरेक्ट होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द नहीं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आएंगे अपने पास में, है ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हुए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से जो बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। वे कैसे कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे देखो, विद्यालय में सभी पढ़ने जाते हैं, तो इसमें देखो इस रेखांकित यौगिक शब्दों को अलग कीजिए। अब देखो, विद्यालय में सभी पढ़ने जाते हैं, विद्या प्लस आल्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही दश प्लस आनन हो जाएगा, रेल प्लस गाड़ी हो जाएगा, डाक प्लस घर हो जाएगा, और परम प्लस पिता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है वो देखिए क्या क्वेश्चन है आगे। अब इसमें से नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द निकालने। अब देखो, जैसे माता है, माता तत्सम शब्द है। ठीक है, अब सूर्य है, सूर्य क्या है? तद्भव शब्द है। कार्य है, कार्य भी इधर आ जाएगा, है ना। और जो घर है वो तत्सम शब्द है। घी भी तत्सम शब्द है। कर्तव्य जो है वो अपना विदेशी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही चारपाई देशी शब्द है। अश्रु आपका तद्भव शब्द है। रेल आपका तत्सम शब्द है। डिबिया आपका विदेशी शब्द है, नहीं सॉरी, डिबिया आपका देशज शब्द है। ऐसे ही सूटकेस आपका विदेशी शब्द है। हॉस्टल भी विदेशी शब्द है, और स्कूल भी आपका विदेशी शब्द है। चूड़ी, पगड़ी ये आपके देशज शब्द हैं, और पत्र आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इस तरह से अब हमने जो अध्ययन किया है विस्तार पूर्वक। अब देखो, जो शब्द विभिन्न बोली और भाषाओं में से हिंदी में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। सही बात है ये। इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन है योग रूढ़ शब्द, क्योंकि योग रूढ़ शब्द की परिभाषा अभी अपन ने पढ़ी है। क्या होती है योग रूढ़ शब्द? वे होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों टुकड़ों के अर्थ के बाद में दोनों टुकड़ों के अर्थ को मिलाकर के कोई नया शब्द का अर्थ वो निकलता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो उन्हें हम क्या कहेंगे? जिन शब्दों का उच्चारण तो समान हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो वे होते हैं आपके श्रुति समानार्थक शब्द होंगे। और जिनमें से कौन सा शब्द अविकारी है? भीतर शब्द अविकारी है। तो इस तरह से हमने आज शब्दों के ऊपर विस्तार से पूरी चर्चा कर ली है पुनः। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि मित्रों आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। रोज़ रोज़ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है ना। धीरे धीरे रोज़ बिल्कुल जैसे मान लो चींटी एक एक दाना ले करके जा कर के अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेती है ना, ठीक इसी तरह से धीरे धीरे हम भी डेली पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अपनी द्वारा ये की गई मेहनत इस बार फल लाए और अपन बिल्कुल निश्चित रूप से अपने जो टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।